के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। द केमिकल डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय Watson and Crick, and this is the diagram which is showing you that what is about the DNA structure. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन डीएनए एक 2 थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसमें जहां पर मैं रेड मार्क कर रही हूँ, जहां इमेज में ब्लू, गुड मॉर्निंग, इमेज में तो ब्लू है बट वैसे मैं रेड मार्क उसके ऊपर फिरा रही हूँ। तो ये जो 2 धागे हैं, ये 2 स्ट्रैंड क्या है, ये डीएनए के स्ट्रैंड हैं। डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स। ठीक है, 2 हेलिक्स हैं डीएनए के, 2 स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में कॉइल्ड हैं। इसी स्ट्रक्चर को, ये जो नीले रंग के हैं, इसी को शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी बोलते हैं। शुगर 9 क्लास है मैम? यस, sugar phosphate backbone. This is chapter 6. The topic is molecular, the chapter name is molecular basis of inheritance and the topic is the DNA structure. क्योंकि मेन स्टार्टिंग जब चैप्टर की होती है एनसीईआरटी में तो डीएनए से ही होती है। तो मैं बोल रही थी ये 2 डबल हेलिक्स हैं, आपस में कॉइल्ड हैं, वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है एक्चुअली में। शुगर और फॉस्फेट उसकी डीएनए की बैकबोन होती है, मतलब इसके अंदर अल्टरनेटली शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, ऐसे करके लगे हुए होते हैं आपस में। ठीक है, तो डीएनए के कंपोनेंट्स में से 3 मेन कंपोनेंट में से सबसे पहला कंपोनेंट है शुगर। वो फॉस्फेट की साथ जुड़ कर बैकबोन बनाती है। ठीक है, उसी से ही मतलब रीढ़ बनी है। रीढ़ कहाँ होती है, बैकबोन कहाँ होती है, पीछे की तरफ, मतलब बाहरी तरफ, बाहरी किनारे पर क्या है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। इसमें 2 ट्विस्ट, 2 कॉइल्ड उसमें, ठीक है, 2 कॉइलिंग जो हो रही है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन की कॉइलिंग हो रही है। एंड देन बेसिस कहाँ होंगे, बेसिस विल बी अटैच्ड ऑन द टॉप ऑफ द शुगर्स। ये शुगर्स होती हैं, ये शुगर है, ये भी शुगर है, 5 कार्बन की पेंटोज शुगर, और उनसे लगे हुए बेसिस होते हैं, यानी कि ये जो रेड, ब्लू और ग्रीन ये दिख रहे हैं, ये बेसिस हैं, द बेसिस विच आर अटैच्ड, और वो अंदर की तरफ होते हैं। बेसिस कहाँ होते हैं, हेलिक्स के अंदर की तरफ होते हैं। इज इट क्लियर? It is inside the helix. Is it clear? Now adenine, thymine, guanine, cytosine. These are 4 bases. These are the names of 4 bases which are present inside the, we can say, helix, DNA double helix. And these 4 bases are stacked like a stack. जैसे अगर कोई राउंड सीढ़ी हो, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बिल्डिंग्स में, या फिर आप को आइडेंटिफाई करो जो वाटर टैंक होता है, बहुत बड़ा जो वाटर टैंक होता है, जो मतलब किसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज के बाहर भी होता है, उस सोसाइटी में पूरा पानी सप्लाई होता है, पानी सप्लाई वाली टैंकी जो होती है, उसकी सीढ़ियां कैसी होती है, कभी देखा है? उसके पिलर से उसकी सीढ़ियां ऐसे गोल गोल, जैसे डीएनए का स्ट्रैंड है वैसे ही होती हैं, डबल हेलिकल। मैं उस सीढ़ी से आपको, इसके सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं उससे नाइट्रोजन बेस के पेयर्स को बताने की, एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे उस सीढ़ी में वो होते हैं, सलाखें होती हैं जिसपे हम चढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे ही रिप्रेजेंट, उसी से कंपेयर कर सकते हैं हम नाइट्रोजन बेस के स्टैक्स को, कि नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ है डीएनए की शुगर फॉस्फेट की बैकबोन में, और वो स्टेप्स की तरह है, दैट्स अ लैडर की स्टेप्स होती है, उसकी तरह है। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब उस डीएनए स्ट्रैंड के पेयर का भी एक रूल है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से पेयर करेगा, ये रूल है, ये कंफर्म है। एडेनिन विल पेयर विद थायमिन बिकॉज इन दोनों के बीच के जो ग्रुप्स होते हैं
वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आराम से बना लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन होती है जो दूसरे हाइड्रोजन के साथ पेयर कर लेती है, और इसमें एक और ऑक्सीजन है वो इस वाले हाइड्रोजन पेयर कर लेती है। एडेनिन और थाइमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इन्हीं में ये ऐसी अरेंजमेंट है कि ये दोनों पेयर हो सकते हैं। एडेनिन साइटोसिन से पेयर नहीं हो सकता, जबकि थाइमीन और साइटोसिन दोनों क्या होती हैं, पिरामिडीन्स ही होती हैं, बट उनके स्ट्रक्चर इस अलग तरीके के हैं, उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अलग तरीके के हैं, क्योंकि जिनमें बॉन्ड्स पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ एडेनिन और थाइमीन का पेयर बनता है, गुआनिन और साइटोसिन का पेयर बनता है। इज इट क्लियर? यस मैम। ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। There are 3 bonds which are formed in the guanine and cytosine. Is it clear? तो यहाँ 3 ट्रिपल बॉन्ड्स रहेंगे हाइड्रोजन के, और यहाँ डबल बॉन्ड्स रहते हैं एडेनिन और थाइमीन में, और ये सेंटर में रहते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन के सेंटर में। अब आगे इस पिक्चर में भी और भी कुछ दिया है। ये तो रही थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के फीचर यही है कि उसके मेन फीचर्स के शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होगी, डबल हेलिक्स होगा, जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन आपस में कोइल्ड होगी, एंड ये भी याद रखना है कि एक स्ट्रैंड अगर टॉप से बॉटम में 5' to 3' है, तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, ऊपर उसी के साथ में सामने 3' वाला होगा। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होगा, दो सेम बैंड्स आपस में आमने सामने नहीं होते, दो अपोजिट सिरे आपस में सामने होते। तो इसी अरेंजमेंट को एंटी पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के विपरीत, एंटी पैरेलल एक दूसरे की अपोजिट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट होल्ड्स डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर। तो यहाँ देखो बॉन्ड बना के दिखा रखे हैं, कैन यू सी? इस वाले में डीएनए स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स between bases on the adjacent strands, adenine and thymine, and while guanine and cytosine. Adenine और thymine के पेयर दो, and guanine and cytosine के 3 bonds. From DNA to protein, DNA, RNA, protein, transcription, translation, यानी कि ये एक जनरल कोड है, ठीक है। दिस इज अ जनरल कोड जिसे सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं, और सेंट्रल डॉगमा ये बताता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, जिस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, नाउ एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज के बारे में नीचे बता रखा है इस पैराग्राफ में, जो इसी सेंट्रल डॉगमा के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये एक जनरल एक रूल है, कह सकते हैं। सेंट्रल डॉगमा एक जनरल रूल है कि सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर, वो जब ओपन होगा, इसको जब ओपन कर देंगे तो इसका एक स्ट्रैंड, किसी भी एक स्ट्रैंड को रीड करके उसके अपोजिट एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे आरएनए कहेंगे, यानी डीएनए से पहले स्टेप में आरएनए बनेगा, और उसी प्रोसेस को बोल दिया, नाम दे दिया कि उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब डीएनए से हमें एक स्ट्रैंड से आरएनए मिल गया, आरएनए का भी, आरएनए में डीएनए का मैसेज आ गया। आरएनए हैज अ मैसेज व्हिच डीएनए हैज गिवन, जीन की इंफॉर्मेशन आ गई आरएनए। अब जब आरएनए की इंफॉर्मेशन डीकोड होती है, मैसेज दिया जाता है, आपको पता है मैसेज दिया जाता है तो खुफिया तरीके से या फिर अलग कोड्स में दिया जाता है। तो आरएनए पे कोडोन्स होते हैं, 3 लेटर के कोडोन्स होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस के ही सीक्वेंस हैं, पर उन 3 लेटर्स के कोडोन का हर एक का अपना खुद का अलग अमीनो एसिड होता है। किसी कोडोन से एलेनिन कोड हो रहा है, ठीक है। हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया में किस तरह ग्लूटामिक एसिड अच्छे वाले में वैलीन में चेंज हो जाता है, तो कोडोन बदलने से।
तो आरएनए में कोडोन है जिसमें कोई कोडोन एलिनिन को कोड कर रहा है, कोई कोडोन वैलिन को कोड कर रहा है। ये क्या है? ये अमीनो एसिड है अलग अलग। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, टायरोसिन दूसरा अमीनो एसिड है। तो इस तरीके से देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, अलग अलग कोड से अलग अलग अमीनो एसिड बनते हैं। तो और जब अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं उस प्रोसेस को जोड़े जाते हैं और उससे प्रोटीन बनाया जाता है। जब अमीनो एसिड्स को जोड़कर उनमें बॉन्ड बनाकर जब प्रोटीन बनाया जाता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला गया। क्या बोला गया है? ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर हसीन? ट्रांसलेशन क्या है, कैसे हो मैम एक बार फिर से। मैं ये कह रही थी, यहाँ पे भी दिखा रखा है जैसे डीएनए सीक्वेंस है, मान लो एक सीक्वेंस ये, इससे एमआरएनए बनता है और एमआरएनए में जहां जहां टी लगना हो वहां वहां यू होता है। तो यहाँ कर दिया इन्होंने चेंज, टी की जगह यू कर दिया और एमआरएनए बना दिया। और एमआरएनए में 3-3 लेटर से एक अमीनो एसिड कोड होता है। यहाँ देखो नाम, नीचे अमीनो एसिड का नाम लिखा है, फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट 3 से ल्यूसीन कोड हो रहा है, नेक्स्ट 3 से एस्पार्जिन, नेक्स्ट 3 से प्रोलीन। तो इससे क्या हुआ? एमआरएनए से अमीनो एसिड का सीक्वेंस बन गया। अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये एक प्रोटीन बन गया। यानी कि चेन ऑफ अमीनो एसिड को ही तो प्रोटीन बोलते हैं। जब अमीनो एसिड चेन में होते हैं उसी को तो प्रोटीन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या हुई? ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनने की क्या प्रोसेस हुई? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, पहला स्टेप यही है। डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन बोलना है, आरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन बोलना है। और ये जो रूल है कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेंगे, इसको ही सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। इट्स कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म the mRNA carries genetic code out of the cell nucleus। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एमआरएनए जेनेटिक कोड को कैरी करता है और एमआरएनए कोड को बाहर लेके आता है सेल के न्यूक्लियस से। एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आ जाता है। क्यों लाना जरूरी है? बिकॉज न्यूक्लियस में वो एंजाइम नहीं है जो कि उसे प्रोटीन में बदल सके, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट। ट्रांसलेशन जो स्टेप है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, इट डज नॉट टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। तो एमआरएनए जैसे ही बनता है वो साइटोप्लाज्म में ला दिया जाता है, बाहर निकाल दिया। ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में ही होता है, मतलब डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में ही बनता है, पर आरएनए बन के फिर कहाँ भेज दिया जाता है? साइटोप्लाज्म में, ताकि साइटोप्लाज्म में वो सारी जरूरी चीजें हैं जो अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो मॉलिक्यूल्स किन चीजों पे बनता है? आरएनए से प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर पे। आरएनए इज चेंज्ड इनटू प्रोटीन्स ऑन द molecules called ribosomes to carry out this process, building up proteins from amino acid coded। अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाने का काम किसका है? राइबोसोम्स का है। इज इट क्लियर? यस मैम। सही है। ये इमेज से ही मैंने आपको सब समझा दिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे और फीचर्स भी दिखा रखे हैं इस वाले डायग्राम में। डीएनए का क्या फीचर है? डीएनए इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए जो है वो हेलिक्स है, डबल हेलिक्स, ये हमने डिस्कस किया। स्पाइरल ट्विस्ट स्टेयरकेस की तरह होता है ये, मैंने बताया सीढ़ी जैसे गोल सीढ़ियां होती हैं। इसमें रेड कलर की यहाँ इसकी बैकबोन खड़ी है, अंदर की तरफ इसकी बेस लगे हुए हैं। और इसमें एडिशनल चीज बताइए, लंबाई, मतलब एक ट्विस्ट
एक पूरे कंप्लीट ट्विस्ट की लंबाई क्या है 3.4 नैनोमीटर एंड बेस पेयर के बीच की दूरी है 0.34 नैनोमीटर। जब ये ट्विस्ट होता है तो कहीं पर ये मेजर ग्रूव बनाता है, कहीं पर ये माइनर ग्रूव बनाता है, ये भी इसमें दिया हुआ है। क्लियर? These are important features of the DNA. बात आती है कि which among the DNA और RNA is better? Is better. DNA और RNA is better as a genetic material. तो DNA और RNA में से DNA is better genetic material. क्यों? Why? Because उसकी points हैं. There are difference. ऐसे डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि जो ज्यादा काबिल बनाते हैं डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल के, वो ऐसा मॉलिक्यूल होगा कि जो जीन को कंट्रोल करेगा, हेरिडिटी को पास करेगा, ना कि आरएनए। तो क्या स्ट्रक्चर है डीएनए के? व्हाट आर दैट टाइप ऑफ फीचर्स? के पहली बात तो डीएनए में एक ज्यादा स्टेबल शुगर है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। दूसरा कि इसमें उसकी जगह पर राइबोज शुगर है जो कि लेस स्टेबल है, बिकॉज राइबोज में टू डैश पोजीशन पे भी OH होता है, देयर इज 2' ऑल्सो, जो कि डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता। डीऑक्सीराइबोज डू नॉट हैव दैट 2' इट ओनली हैव 3' ओके, इज इट क्लियर? नाउ इज प्रेजेंट एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल प्रेजेंट, जबकि आरएनए थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है। Place of there is thymine is really not present and thymine की जगह ही यूरासिल प्रेजेंट होता है। थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. DNA I mean, हाँ, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड का है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। ओबे चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या मतलब? कि जितने एडेनिन हो उतने ही क्या होने चाहिए? उनका कॉन्सेंट्रेशन, एडेनिन का कॉन्सेंट्रेशन थाइमिन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में पेयरिंग होगी, डबल बॉन्ड से पेयर करेगा। परसेंटेज एडेनिन की उतनी थाइमिन की A is equal to T एंड जितनी परसेंटेज A equal to T और G equal to C। हाँ, वो भी ये चारगाफ रूल है। एंड देन आपका रेशियो, इन दोनों का रेशियो 1 आना चाहिए। ठीक है, एडेनिन थाइमिन की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या आना चाहिए? 1। ये भी एक चारगाफ रूल, दो चारगाफ रूल। देन बेसिस आर नॉट मॉडिफाइड। बेसिस इसमें मॉडिफाइड नहीं है डीएनए में, पर इसमें बेसिस मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड इन द टर्म उनमें केमिकल रिएक्शंस करके उनको अलग तरीके का बेस बनाया जा सकता है आरएनए में। उसमें मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी, जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होती है वो चीज स्टेबल नहीं है। क्लियर? नाउ कमिंग टू 6, इट इज स्टेबल एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय अल्कलीज। मतलब बेसिस इसको खराब नहीं करते, डीएनए को स्टेबल होता है, बट ये आराम से हाइड्रोलाइज हो जाता है अल्कलीज से। Unstable. Now 7, the DNA content is constant in all the cells except during cell division, varies from cell to cell. DNA का कंटेंट सारे सेल में बराबर ही होता है, सिर्फ जब डिवाइड होना हो सेल को तब वो डबल होता है। और आरएनए का कंटेंट कम होता है, किसी हर सेल में अलग अलग होता है, किसी में कोई आरएनए ज्यादा हो सकता है, सेल में अलग अलग, हर सेल में अलग अलग का मतलब वही मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि लीवर है, लीवर अलग तरीके का है, जिगर अलग तरीके का ऑर्गन है, आंखें अलग तरीके की ऑर्गन है, पेट अलग तरीके का ऑर्गन है। तो लीवर जो एंजाइम्स बना रहा है उसमें वो आरएनए ज्यादा बनेगा, मतलब उसमें उस पर्टिकुलर आरएनए की अमाउंट ज्यादा होगी और उसमें ट्रांसक्रिप्शन उन जीन्स की ज्यादा होगी। आइज बनना है किसी पार्ट को तो उसमें फोटोसेंसिटिव प्रोटीन्स का आरएनए ज्यादा होगा, रॉड्स और कोन्स ज्यादा होंगे तो उसमें वो आरएनए ज्यादा। स्टमक बना है कोई ऑर्गन तो स्टमक के सेल्स इसलिए मॉडिफाइड हैं क्योंकि उसके अंदर पेप्सिन बनाने वाले एपिथेलियल सेल होंगे, एक्सियल बनाने वाले एपिथेलियल सेल होंगे, तो वो पेट बनेगा। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग तरीके का आरएनए अमाउंट में मिलेगा।
ठीक है, Okay. डीएनए सब में बराबर है, पर कौन सी जीन ऑन है डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन की जीन। The lifetime of DNA is comparatively high and the RNA की lifetime is low. DNA lifetime मतलब ज्यादा टाइम के लिए ऐसा स्टेबल रहता है, जबकि RNA डिस्ट्रॉय भी होता रहता है। मान लो जितनी इंजाइम चाहिए थी उतनी इंजाइम बना ली, अब एक्स्ट्रा इंजाइम्स है तो एक्स्ट्रा इंजाइम को क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। एक्स्ट्रा इंजाइम विल बी लाइज्ड, क्योंकि ये टर्नओवर चलता ही रहता है बॉडी में। मान लो शुगर ज्यादा है तो शुगर क्या होता है, शुगर फूड का सोर्स भी है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है हमने खाना खाया, अब शुगर ब्रेक हो जाते हैं तो ग्लूकोज बन जाएगा। बड़ी बड़ी शुगर ब्रेक, हमने रोटी खाई, रोटी में तो स्टार्च था तो स्टार्च ब्रेक किया, ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज हमारे पास है तो हमारा लीवर वो क्या कर लेगा, उसको लीवर हमारा स्टोर करके रखेगा। ज्यादा हमने रोटी खा ली, एक रोटी की जगह 2 खा ली, 3 खा ली, तब वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ग्लाइकोजन वापस से क्या है, थोड़ा सा पॉलीमर फॉर्म है, ठीक है, लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। कहाँ जाएगा, खाना अंदर ही रहेगा पर अलग अलग फॉर्म में वो चेंज होता है, और इसके लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए, इसके लिए इंसुलिन हार्मोन चाहिए। तो अब ये थोड़ी है कि पैनक्रियाज इंसुलिन हर वक्त बनाती रहेगी। पैनक्रियाज में इंसुलिन का लो लेवल तो रहता है, पर हाई लेवल तभी आता है जब खाना खाया जाता है। खाना खाया जाता है तो तैयार करने के लिए कि अब ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल शूट अप होएगी, ब्लड ग्लूकोज एकदम से हाई होएगी, तो अब इंसुलिन धीरे धीरे पैनक्रियाज उसका अमाउंट बढ़ाती है ब्लड में, ताकि वो ग्लूकोज को क्या करे, लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करे। इज इट क्लियर? तो आरएनए क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। किसी भी सेल के जो भी जीन्स ऑन होते हैं और आरएनए बनाते हैं, जितने जरूरी हो, जितने मात्रा में जरूरी है क्वांटिटी में, उतने ही यूज होते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा क्या हो जाते हैं, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Non-natural DNA. शॉर्ट लिव्ड का मतलब है कि कम टाइम के लिए रहेगा फिर डिस्ट्रॉय जाएगा। 9th क्या है, नो नेचुरल डीएनए इज कैटालिटिक। कोई भी नेचुरल डीएनए कैटालाइटिक नहीं होता, आरएनए कैन बी कैटालाइटिक, जबकि आरएनए कैटालाइटिक होता है। कैटालाइटिक मतलब जो आपका दैट इज डूइंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दैट आर मोर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, हमें उससे डिफरेंस पता चल गया आरएनए से, पर कौन ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि डीएनए ट्रांसफर होता है? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था। उनका एक्सपेरिमेंट माउस पे और निमोनिया के बैक्टीरियाज पे था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया। उन्होंने ये बताया कि आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रफ कॉलोनीज बनाते हैं, दे मेक रफ कॉलोनीज ऑन द मीडिया। उन्होंने बैक्टीरिया की को कल्चर करते हैं लैब में, तो वो रफ तरह की कॉलोनीज बनाते हैं और वो नॉन विरुलेंट है, मतलब वो नॉन विरुलेंट है। नॉन विरुलेंट क्या है, इंजेक्ट माउस के अंदर डालने पर उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, माउस जिंदा रहता है। और दूसरे स्ट्रेन के बैक्टीरियाज हैं जो स्मूथ हैं और उनमें डालने पर, इंजेक्ट करने पर माउस
स्मूथ वाला इम्यून सिस्टम से रिएक्शन नहीं कर पाता, माइस को निमोनिया होता है, माइस मर जाता है। देन हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है, इंजेक्ट माउस विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अगर हम एस स्ट्रेन वाले को हीट, हाँ जी बताइए। हीट, अगर हम एस वाले स्ट्रेन को हीट कर देते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट था, जो कि एस वाला स्ट्रेन अगर हीट किल्ड होगा तो उसको माउस में डालोगे तो माउस क्या रहेगा, अब मरेगा नहीं, अब वो जिंदा रहेगा। लास्ट में उसने चौंकने वाली बात देखी कि जब हीट किल्ड एस वाला अकेला माइस को मार नहीं पा रहा था, तो ऐसा क्यों हुआ कि जब उसने मिक्स डाला और आर वाला अकेला भी नहीं मारता था माइस को, आर वाले अकेले से भी माइस नहीं मरता था, जिंदा रहता था, क्योंकि माइस इससे लड़ सकता है, ये कोई बीमारी नहीं करता आर स्ट्रेन। और एस स्ट्रेन बीमारी करता है जब वो जिंदा होता है, और वो हीट के किल के बाद वो मर जाता है, बीमारी नहीं करता। तो जब मिक्स कर रहा है दोनों को तो बीमारी क्यों हो रही है, उसने ये सोचा कि व्हेन ही इज मिक्सिंग द टू थिंग्स, यानी कि हीट किल्ड एस वाला ले रहा है एंड आर वाला लाइव ले रहा है, तो व्हाई डज द प्रॉब्लम अकर्स, व्हाई डज द माउस इज गेटिंग इन्फेक्टेड, दैट इज ओनली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं कि समथिंग, some substance is coming out of the heat killed S strain bacteria and it is transforming मतलब changing, यही नहीं, R strain को S में बदल देता है। ऐसे कोई चीज निकलती है हीट किल्ड S से, जो S वाला के अंदर जब S से हीट किल करते हैं तो उसमें से उसका ऐसा कुछ सब्सटेंस निकलता है, मटेरियल निकलता है जो R को भी S में बदल देता है। क्योंकि जब मरे हुए माउस से बैक्टीरियाज निकाले गए और उससे बैक्टीरिया की प्लेट बनाई गई, तो हैरानी की बात ये हुई कि उसके खून में एस वाले बैक्टीरियाज मिले थे, जिंदा एस वाले बैक्टीरियाज। तो यानी कि जिंदा, हाँ जिंदा एस वाले बैक्टीरियाज, तभी तो उसे निमोनिया हुआ, तभी वो मरा। यस मैम। तो इसी वजह से कुछ ऐसी सब्सटेंस निकली थी एस से जो कि हेरिडिटी मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था, जिसने आर वाली की प्रॉपर्टीज चेंज की, चेंज द आर प्रॉपर्टीज इनटू एस, और इट हैज चेंज ट्रांसफॉर्म्ड आर बैक्टीरियाज इनटू एस बैक्टीरिया। अपनी कोई जीन उसमें आर वाले में पेस्ट कर दी, एस वाले में, एस में से निकली इन्फेक्टिव जीन और वो आर में पेस्ट हो गई। तो दैट इज ओनली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। बट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये तो दिखा दिया कि सम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज गोइंग फ्रॉम आर एंड कन्वर्टिंग आर इनटू एस, पर उसने नेचर नहीं बता पाया था कि ये बैक्टीरिया का के अंदर जो गया है, ये डीएनए गया है, आरएनए गया है, प्रोटीन गया है, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, he didn't tell about the why, what is the reason. तो रीजन बताने वाले साइंटिस्ट अलग थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने आर और एस पे काम किया था, बट रीजन या जिन की वजह से होता है उसको बताने वाले एवरी मैक्लियोइड एंड मैकार्टे नाम के साइंटिस्ट, एवरी मैक्लियोइड एंड मैकार्टे। मैम बारिश बहुत तेज हो गई। हाँ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ठीक है, जब एस वाला स्ट्रेन हीट किल्ड से आर को भी अपने अंदर चेंज कर देता है, अब उसके बाद जो होता है, क्या चीज ऐसी थी जिसने उसको चेंज किया, ये बताने के लिए आप इसको
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छा डायग्राम है ये। लाइव एस स्ट्रेन आप देख रहे हो, जब माइस में डाला जाता है माइस मर जाता है। लाइव आर स्ट्रेन जब आप देते हो माइस में तो वो नहीं मरता, पर जब आप हीट कर देते हो उसको तो वो माइस जिंदा रहता है तब भी, क्योंकि एस वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब आप लिविंग आर सेल्स को डालते हो और एस के साथ डालते हो, डेड वाले एस के साथ डालते हो, तो माइस मर जाता है। ठीक है, अब मैक्लियोइड मैकार्टी ने क्या किया था? मैक्लियोइड मैकार्टी ने नीचे दिया हुआ है, इसको भी आप क्लिक कर सकते हो, मैं नीचे ड्रैग कर रही हूँ, ये इसके स्टेप्स थे। इसका डायग्राम क्लिक कर लो, डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ डायग्राम। कि जब इसने देखा लास्ट वाला जो टेस्ट ट्यूब था जिसमें हीट किल्ड एस था, उसके सब्सटेंसेस, उसके एक्सट्रैक्ट निकाले अलग टेस्ट ट्यूब में, जिसमें लिपिड्स भी आ गए, शुगर्स भी आ गए, डीएनए भी आ गया। उसने उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया। समझ रहे हो? इस एक्सट्रैक्ट को, जिसके अंदर एस वाले के, हीट किल्ड एस वाले के मटेरियल थे, उसने एवरी मैक्लियोइड मैकार्टी ने, तीनों मिलके साइंटिस्ट ने क्या किया, उस लिपिड को 3 हिस्सों में बांट लिया। एक में उन्होंने प्रोटीन तोड़ने वाली एंजाइम डाल दी, एक में उन्होंने आरएनए तोड़ने वाली एंजाइम डाल दी, और एक में उन्होंने डीएनए तोड़ने वाली एंजाइम डाल दी। और अब इस मिक्सचर को वापस से माउस में लगा के देखा, या अब इस मिक्सचर के साथ लाइव आर वाले बैक्टीरिया भी मिला दी, देखने के लिए कि किसमें चेंज होता है, किसमें चेंज नहीं होता। इस वाले टेस्ट ट्यूब में अब कोई प्रोटीन नहीं है, क्योंकि इस वाले सोल्यूशन के वक्त बीच में यहाँ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाली है, तो अब इसके अंदर बाकी चीजें हैं पर प्रोटीन नहीं है, बट बाकी अदर मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट वाली में आरएनए नहीं है पर बाकी अदर मॉलिक्यूल्स हैं। लास्ट वाली में डीएनए नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली में डीएनए वाली एंजाइम डाली है, डीएनए तोड़ने वाली एंजाइम डाली है। तो बताओ मुझे, किसमें माउस मरेगा, किसमें माउस नहीं मरेगा? अब इसे इंजेक्शन करा जाएगा, इन तीनों को आफ्टर एक एक चीज को तोड़ा है उसके बाद इंजेक्ट किया जाएगा रैट में, माइस में। तो अब इसमें से किसमें मरेगा माइस? टेल मी, सोचो और बताओ, किसकी वजह से वो चेंज हो रहा था? कौन सी टेस्ट ट्यूब में माइस मरेगा, कौन सी में नहीं मरेगा? समझ रहे हो तुम मैं क्या पूछ रही हूँ? इनमें से ये 3 आपके पास कोनिकल फ्लास आ गए, तीनों में अलग अलग तरीके का सब्सटेंस है मौजूद, और एक इसमें डीएनए नहीं है। बताओ, जिसमें मैम एस सेल्स नहीं दिख रही, लास्ट वाला थर्ड, एड और सेल्स और नो सेल्स अपीयर। बेटा थर्ड वाले में एस सेल अपीयर हो रही हैं। अच्छा, नो एस सेल अपीयर, यस मैम। इसमें आर आर दिख रही है, एस सेल नहीं दिख रही। इसमें भी एस सेल जिंदा है, इसमें भी एस सेल जिंदा है। पहले 2 में एस सेल जिंदा है, लास्ट वाले में एस सेल जिंदा नहीं है। यानी कि जब आरएनए तोड़ा जाता है, सॉरी जब डीएनए तोड़ा जाता है, डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, तब उसकी ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी यानी आर को एस में बदलने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। डीएनए ही वो चीज है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ना प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, ना आरएनए है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सिर्फ कौन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? डीएनए। और मैम इसमें डीएनए भी नहीं है, नो डीएनए ऐड डीएनएज। जब उसमें डीएनए ऐड करेगा तो फिर उसमें से वो खत्म। डीएनएज एंजाइम ऐड करिए, डीएनएज एंजाइम डीएनए को तोड़ती है, इस वजह से वो डीएनए नहीं होने की वजह से ही वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा, और इसमें एस सेल नहीं है। तो ये आपको समझना है, ठीक है? तो ये आप ले सकते हो। अगर आपको पास एवरी मैक्लियोइड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट आए तो आप आराम से ये डायग्राम बनाओगे, या इस डायग्राम से समझोगे तो सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है? यस मैम। इसके नोट्स में इतना डायग्राम बना के भी इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम से ही सेल्फ अंडरस्टूड है। अब इस तरह की नोट्स बनाओ जो इंफॉर्मेटिव हो, जो आपको समझ में आए। सारा लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप उतना लिखो जितना आपको समझ में आए।
ठीक है। Now we will move to next topic after every मैक्लोइड एंड मैकार्टी का दूसरे साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को भी लिखेंगे हम। सॉरी देखिए मैम रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन के बारे में था, उससे पहले था लेडरबर्ग एंड हर्षा एंड चेज, ठीक है। हर्षा एंड चेज एक्सपेरिमेंट था जिसमें बैक्टीरियोफेज से किया था। किससे किया था? बैक्टीरियोफेज से। ये उससे भी यही बताया था, बैक्टीरियोफेज ने भी यही बताया था कि आपका क्या होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नो अदर मॉलिक्यूल इज जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए इज, ठीक है। हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट दे रखा है, मिड 12वीं सेंचुरी में दोनों ने ये प्रूफ किया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड इसमें वायरसेस को ग्रो किया गया T2 बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स जैसे कि फॉस्फोरस सर। हाँ, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें दो एक्सपेरिमेंट लगाए। अब देख रहे हो पहले एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन कोट पे पिंक कलर आ रहा है, यानी प्रोटीन कोट लेबल्ड है, ठीक है। प्रोटीन कोट में जग गया है क्योंकि हमने इसको फॉस्फोरस दिया है, और फॉस्फोरस नहीं सल्फर दिया है, और सल्फर किसमें जाता है? प्रोटीन में जाता है, क्योंकि सल्फर एक तरह के अमीनो एसिड होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन, प्रोटीन इन अ सेपरेट फेज कल्चर। हाँ, और दूसरा वाला क्या है, उसमें न्यूक्लियस में जा रहा है। रेडियोएक्टिविटी किस में जा रही है? न्यूक्लियस में। इनटू फेज डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए रेडियो लेबल। तो जब साइकिल होगी तो साइकिल में आपको पता होना चाहिए कि डीएनए बैक्टीरियोफेज जब इन्फेक्शन करता है तो वो अपना डीएनए भेजता है। तो पहले वाले केस में जहां प्रोटीन रेडियो लेबल हुए हैं वहां तो कोई भी डीएनए के अंदर रेडियो नहीं है, और तो डीएनए जाएगा तो कौन सा वाला डीएनए जाएगा? नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए जाएगा। तो नो रेडियो एक्टिविटी एंटर द सेल। पहले एक्सपेरिमेंट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं गई, पर दूसरे में क्योंकि डीएनए लेबल्ड था तो रेडियो एक्टिविटी एंटर द सेल। डीएनए एंटर कर गया, रेडियो एक्टिविटी उसके अंदर चला गया। अब क्या करें? पहले वाले एक्सपेरिमेंट को भी मिक्सर कर देंगे, ब्लेंडर कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज यानी सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज मतलब जोर स्पीड से घुमाना। बहुत स्पीड में हॉस्पिटल में होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जिससे जो थोड़े से सेल्स वगैरह होते हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। तो जब इनके सेल्स को सेडिमेंट किया जाएगा और रेडियो एक्टिविटी चेक करी जाएगी तो रेडियो एक्टिविटी किसमें मिलेगी? पानी में। सेल्स में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। नो रेडियो एक्टिविटी इन द सेल्स बट रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट। जो ऊपर का लिक्विड होता है उसे सुपरनेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके मैम, सुपरनेटेंट में तो रेडियो एक्टिविटी है बट पैलेट में नहीं है। और नीचे क्या है, जब आप देख रहे हो कि दूसरी बार जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है तो इसमें डाउन में जो बैठ रहा है उसमें रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। पैलेट में रेडियो एक्टिव इन पैलेट, हाँ, यानी सेल्स में रेडियो। नीचे वाले में जो नीचे रह जाता है उसको पैलेट बोलते हैं। पैलेट बोलते हैं, यस करेक्ट, ठीक है। तो इससे भी क्या पता चला, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट से भी क्या पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक प्रोटीन होता है। प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आप इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ओके मैम, दिस इज आल्सो अ स्क्रीनशॉट, दिस डायग्राम इज आल्सो सेल्फ अंडरस्टूड। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट इससे पता चल जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मैम फ्रेडरिक ग्रिफिथ का तो सबसे पहले वाला था बेटा, आर और एस वाला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। मैं देख रहा हूँ तो इसमें ग्रिफिथ लिखा हुआ है ना, पूरा नाम नहीं है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का आर और एस का है, उसमें हर्शी और चेज है। ये देखो, ओके मैम, कैन यू सी
Alfred Hershey and Martha Chase. Yes, ma'am. Alfred Hershey and Martha Chase conducted experiment on bacteriophage. तो बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट एल्फ्रेड हर्शे और चेस का है. ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट आर और एस ट्रेन वाला फ्रेडरिक ग्रिफिथ का है. सबसे